अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ हुसैन और आप देख रहे हैं सब जनता की पुकार। जनता की पुकार में आपका इस्तकबाल है और इस वक्त हमारे साथ दावनगरा जुनूब असम्बली हल्के से कांग्रेस पार्टी में मुतवक्का उम्मीदवार एच मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं। एच मोहम्मद इकबाल साहब 1983 में मुस्लिम लीग के सपोर्ट पर आज़ाद उम्मीदवार होते हुए मुस्लिम लीग के सपोर्ट पर दावनगरे की तारीख में ज़्यादा वोट हासिल करने वाले एक उम्मीदवार हैं। तकरीबन 40 साल से ये कांग्रेस पार्टी में हैं और इस मरतबा इन्होंने केपीसीसी में 2 लाख रुपए जमा करके इस हल्के से उम्मीदवारी के दावेदारी पेश की है। आइए उनसे सुनते हैं कुछ सवालात के जवाब। जनाब एच मोहम्मद इकबाल साहब, जनता की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आपसे एक सवाल है, इस मरतबा मुस्लिम तबके के 4 अफराद कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी के दावेदार पार्टी टिकट के लिए 2 लाख रुपए जमा करते हुए केपीसीसी में अर्जी पेश की है। क्या इनमें से किसी को टिकट मिलने के इम्कान हैं? इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा आवाज बढ़ाओ। उम्मीदें वाबिस्ता हैं और उसकी वजह यह है कि हर बार, हालांकि ये पहला मौका नहीं है कि उम्मीदें वाबिस्ता हैं, हर बार 1994 जबकि पहली बार शंकरप्पा जी यहाँ से एमएलए इलेक्ट हुए, जब उनको पहली बार टिकट दिया गया, उस टिकट के लिए भी मुस्लिम दावेदार थे उस वक्त। अच्छा। चन्नई वडेर यहाँ के लोकसभा सदस्य थे और चन्नई वडेर की हिमायत मुसलमानों के लिए थी। अच्छा। तो वो दोपहर 1:30 बजे बी फार्म का अनाउंसमेंट हुआ। अच्छा। टिकट की से क्लियरेंस बेंगलोर में। उस वक्त वीरप्प मोइली चीफ मिनिस्टर थे जो खुद भी मुसलमान के 94 में। तो उस वक्त शंकरप्पा को टिकट थी। शंकरप्पा को टिकट भी, वो भी लास्ट टाइम, मतलब चन्नई वडेर की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। इवन वीरप्प मोइली जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी जो है उस वक्त मुसलमानों के लिए टिकट दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाए। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि जाफर शरीफ साहब जो थे मुसलमानों के बड़े लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे। अच्छा। तो उनका आशीर्वाद जो है शंकरप्पा को था, इसलिए कुछ नहीं कर सके और दावनगरे के बजाय चित्रदुर्गा को मुस्लिम टिकट दी गई। अच्छा। तो इस मरतबा 4 में से किसी मुसलमान को इंशाअल्लाह पार्टी से टिकट मिलने के इम्कान हैं आपके? मुझे हर बार से ज्यादा उम्मीद है। मैं 94 से बोल रहा हूँ आपको। 94 से हर इलेक्शन में मुसलमानों की दावेदारी मजबूत रही, क्योंकि ये एक पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पोटेंशियल कैंडिडेट कभी भी जीत सकता है इलेक्शन। अच्छा। जिसके लिए मैच एक मिसाल, अगर उस वक्त मुझे इलेक्शन लड़ने का तजुर्बा होता, अच्छा 83 में 1983 में, तो मैं इलेक्शन जीत जाता। मुझे इलेक्शन लड़ने का तजुर्बा नहीं था। अच्छा। मेरी उम्र इतनी छोटी थी कि मेरी उस उम्र का कैंडिडेट अब तक लड़ा ही नहीं है इलेक्शन। बहुत छोटी उम्र थी मेरी। 40 साल पहले आप अंदाजा कर सकते हैं। 40 साल पहले मैंने छोटी सी उम्र में इलेक्शन लड़ा, तो अगर इलेक्शन लड़ने का तजुर्बा होता तब भी मैं जीत जाता। अच्छा। मेरी भूल यह हुई कि भाई उस वक्त के हालात के पेश नजर जो मेरे मद्दे मुकाबिल साजिशें हो रही थी मुझे हराने की, मैं उसका तदारुक नहीं कर पाया। उसका तोड़ मेरे पास नहीं रहा। आपको वक्त पर उसका इल्म भी नहीं हुआ? शायद इल्म हुआ था। निजलिंगप्पा जब दावनगरा आ गए तो उनकी तकरीर काईपेटे में, उनका जो बयान था लिंगायत कम्युनिटी से, वो सुनने के बाद तो हमें लग गया कि अब हम इलेक्शन जीतना हमारे लिए मुश्किल हो गया। अच्छा। पोलिंग से पहले ही। इसके बावजूद भी, इतनी सारी साजिशों के बावजूद भी आप शायद दावनगरा में ज्यादा तादाद में वोट लेने में कामयाब हुआ। उसके लिए बिरादरी का सपोर्ट अच्छा रहा। अच्छा। तो मुसलमानों के इस इलाके में तकरीबन 80,000 से ज्यादा वोट माने जाते हैं। जी। अब तक कांग्रेस पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। जी। क्या आप इसकी कुछ वजूहत बता सकते हैं? जी हाँ, उसकी एक वजह यह है कि टिकट चूंकि जाफर शरीफ साहब दिलाए थे शंकरप्पा को। अच्छा। 2 इलेक्शन तो चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में दावनगरा आया करता था। अच्छा। पहले दावनगरा शहर चित्रदुर्गा जिले में शुमार। तो यहाँ या वहाँ का मामला चलता था। तो चित्रदुर्गा वाले पॉलिटिकली हमसे ज्यादा अवेयर थे।
अच्छा अच्छा। वहाँ जाफर शरीफ भी वहीं के हैं। हाँ, उनका मकामी। और जितने जुनैदी साहब भी वहीं के थे, अच्छा। वो तो चेयरमैन रहे वगैरह। अलबत्ता एमएलसी क्या तुम्हारे टीएम के पीर साहब एमएलसी निजलिंगप्पा के जमाने में। अच्छा। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वहाँ पर ज्यादा दूर में था। वो हमको मात दे जाते थे। अच्छा। सैफुद्दीन साहब एमएलए भी हुए थे। तो ये मामला था, हमने वहाँ के मुसलमानों की अवेयरनेस के आगे, चूंकि हमारी अवेयरनेस कम थी इसलिए हम नहीं ले पाए। उसके बाद के मामले में जब दावणगेरा डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया तो हमारा क्लेम बढ़ गया। यस, लेकिन उस वक्त तक यहाँ शंकरप्पा साहब के कदम बहुत ज्यादा मजबूत हो गए। अच्छा। जब तक हमारा यहाँ हक बना उस वक्त उनके कदम ज्यादा मजबूत हो गए, और वो उस वक्त ऑल इंडिया लिंगायत समाज के अध्यक्ष बन गए। और जब भी मामला आता तो वो बार्गेन करते कि मैं लिंगायत समाज का अध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ, मेरे समाज की नाराजगी मोलनी पड़ जाएगी कांग्रेस पार्टी को। अच्छा, इस तरह का मामला। तो कांग्रेस पार्टी लिंगायत समाज की नाराजगी मोल लेने में खतरा महसूस की। जी। तो यही वजह है कि अब तक यहाँ पर किसी मुसलमान को अहमियत नहीं दी गई कांग्रेस पार्टी से। नहीं दी गई। तो इस मर्तबा जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी की दावेदारी की है, क्या उनके साथ उनके कौम मुस्लिम किस हद तक है? मैं ये तो नहीं कहता कि कोई भी आ जाए खड़ा हो जाए कौम सपोर्ट कर देती है, ऐसा मामला तो है नहीं। अगर ऐसा मामला होता तो हमें कांग्रेस की टिकट की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। जनता दल से भी जीत सकते हैं, एसडीपीआई से भी जीत अगर सकते हैं। सिर्फ तादाद पर इन्हिसार किया जाए तो बगैर किसी पार्टी के भी यहाँ पर एक मुस्लिम नुमाइंदा कामयाब हो सकता है। तो इसकी वजूहत कौम में इत्तेहाद की कमी है। लेकिन क्या है, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, मैं जब लड़ा तो कौम ने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया उस वक्त। उसके बाद वो परफॉर्मेंस दोबारा नहीं हो पाया। उसके लिए जो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं उन्हें ये जान लेना चाहिए कि हमारी खामियां क्या है, किस वजह से हम मुत्तहिद नहीं कर पा रहे। तो कौम को जोड़ने में जो जिम्मेदार है वो कामयाब नहीं हो पा रहे। देखिए, सैफुल्लाह साहब जो है 3 बार इलेक्शन लड़े, मेरे अच्छे दोस्त। मैं और सैफुल्लाह साहब मिलकर ही यहाँ मिल्लत की बुनियादें रखी, बैंक बने, स्कूल बने, जो कुछ भी करे हम साथ मिलकर के ही करें। पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी हमारे साथ ही थी। अच्छा। 94 में वो ज्यादा मजबूत दावेदार थे। लेकिन क्या है, वो 3 बार इलेक्शन लड़े तो भी सबको जोड़ने के मामले में उनकी कोशिश नहीं रही, कामयाब नहीं हुई। नहीं, ऐसी कोशिशें नहीं हुई कि कौम जुड़ सके। अच्छा। तो ये मसला है। तो अब जिम्मेदारों को चाहिए, जो भी कौम की क़यादत करने का जज्बा रखते हैं, उनके लिए जरूरी है कि कौम को पहले मुत्तहद करें। जी। एक दूसरा सवाल आपसे है कि दावणगेरा जुनूब असेंबली हल्का ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यकीनन गढ़ है। और मौजूदा रुकन असेंबली मुस्लिम कौम के लिए अपनी कुर्बानी का मुजाहिरा करते हुए यहाँ किसी मुसलमान को मौका फराहम करेंगे, क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता। हालांकि 3 बार उन्होंने कहा था। 3 इलेक्शन हो चुके, ये मेरा आखिरी है, मैं अगली बार 3 मरतबा उन्होंने वादा किया, ये मेरा आखिरी फायदा। 3 बार भी गुजर गए, इसीलिए तो हम इस बार जो है किसी के झांसे में आने के लिए तैयार नहीं। ये 3 बार हो चुके हैं, अब वो मामला नहीं है। तो क्या इस मरतबा अगर कांग्रेस पार्टी किसी मुसलमान को अगर टिकट नहीं देती, जिस तरह शंकरप्पा साहब ने कहा था कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो पूरी लिंगायत कम्युनिटी की नाराजगी कांग्रेस पार्टी को मोल लेनी पड़ेगी, तो इस तरह के खतरा कांग्रेस पार्टी को दावणगेरा साउथ से टिकट ना देने की बुनियाद पर कुछ हो सकते हैं? देखिए, तो आप सिर्फ दावणगेरा साउथ की बात बोल रहे हैं। इस वक्त मौजूदा कर्नाटका में सेंटर ऑफ द कर्नाटका दावणगेरा। ये सेंट्रल कर्नाटका शिवमोगा, चित्रदुर्गा, दावणगेरे, बल्लारी, हावेरी डिस्ट्रिक्ट में ला करके अब एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हैं? तो बोलिए यहाँ क्या रिजल्ट आ सकता है? और आपके सामने एक और नक्शा मैं पेश कर देता हूँ। शिवमोगा में सिर्फ एक कांग्रेस भद्रावती की सीट, सभी बीजेपी। चित्रदुर्गा में चलकेरा एक कांग्रेस, सभी बीजेपी। बल्लारी डिस्ट्रिक्ट, आप तमाम आसपास का देख लीजिए साहब। हावेरी डिस्ट्रिक्ट, वहां से एक सीट जीते थे हिरेकेरू। अच्छा। वो भी जीतने के बाद बीजेपी को चला गया। कांग्रेस से जीत के बीजेपी को जाके उसने गवर्नमेंट बनाई ना, मिनिस्टर जो है बीसी पाटिल, वो कांग्रेस से जीते थे, एक ही सीट।
समझ रहे? वो इसलिए हुआ था कि आप मुसलमान को नजरअंदाज करके इलेक्शन जीतने का दावा करते हैं या जीतना चाहते हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? जी। तो इस मरतबा अगर किसी मुसलमान को उनकी काबिलियत, उनकी तादाद के, उनके तनासुब के एतबार से कांग्रेस पार्टी अगर उनकी हिस्सेदारी नहीं देती तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान के इम्कान हैं। सिर्फ दामगिरी सौदा पूरी रियासत के मसले में नहीं, ये पूरा सेंट्रल कर्नाटका में नुकसान के अंदेशे हैं। अच्छी बात है। तो रियासत कर्नाटक में इससे पहले कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रही, तो उस दौर में दावणगेरे साउथ असेंबली हल्के में जो तरक्याती काम हुए उनके ताल्लुक से आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, हुकूमत कर्नाटका की जानिब से जो भी स्कीम्स थे आए, उसमें बहुत सारे स्कीम्स ला करके काम हुआ है। अच्छा। लेकिन जितना काम नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप जाकर के खुद उसका सर्वे कर सकते हैं। अच्छा। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, आप खुद सर्वे कर सकते हो। या आप यहाँ तक आए हैं तो आपका ये जो रिंग रोड है, वो अभी तक कंप्लीट पास नहीं हो रहा है। हेगड़े नगर वहाँ पे रास्ते पे मकान गरीबों के झोपड़ियाँ डाल करके कई सालों से, उनको शिफ्ट करना है। लेकिन शंकरप्पा साहब वो करने के लिए कभी तैयार नहीं। मतलब उनको यहाँ के लोगों की तरक्की पसंद नहीं है। 1 महीने पहले एक सर्वे हुआ, हर इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के पहले वो सर्वे होता है कि मकान कितने हैं, रहने वाले कौन है, इनको सिर्फ इलेक्शन के सामने। जी। और ये वादा आता है कि हम करेंगे, तो लोगों को सिर्फ नहीं करने की वजह मैं बता देता हूँ। हाँ, वही बता। सिर्फ वो हेगड़े नगर का एक जो मोहल्ला है वो शिफ्ट हो जाए या रोड क्लियर हो जाए कम से कम। अच्छा, रिंग रोड। तो ये रिंग रोड की क्लियरिटी जो है, इस पूरे एरिया का आज का जो नक्शा बदल सकती है, डेवलप हो जाएगा पूरे। अब यहाँ का डेवलपमेंट जो है, वो इक्तिसादी हालत जब कौम की बढ़ जाती है तो पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आ जाता है और पॉलिटिकल राइवलरी फेस करने के लायक भी हो जाता बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो दावणगेरे शुमाल में जो तरक्की हुई, दोनों तरफ एक ही घर के अफराद एमएलए रहे, मगर उनको एक तरफ की तरक्की इस कदर गवारा नहीं जितना शुमाल की है। मतलब तरक्की, यहाँ की तरक्की में रुकावट है यहाँ के। और एक चीज मैं बोल देता हूँ, उसके लिए मैं शंकरप्पा को इल्जाम नहीं कह रहा था, जिम्मेदार नहीं कह रहा था। कौन जिम्मेदार होंगे? देखिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं जब कोई बात कहता हूँ तो उसके पीछे कुछ होता है। ठीक। शंकरप्पा को अपने बेटे मल्लिकार्जुन पर बहुत ज्यादा प्रेम। हाँ। 3 लड़के हैं उसके, तीनों में मल्लिकार्जुन जो है सबसे प्रिय बेटा। अच्छा। सबसे ज्यादा उसे चाहते हैं। अब मल्लिकार्जुन जो है एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, शंकरप्पा कुछ भी रहे, पूरा हैंडल तो वही करते हैं, मल्लिकार्जुन। तो यहाँ का ग्रांट भी बाकायदा वो वहाँ के लिए शिफ्ट कर लिए। तो यहाँ के लोगों के हुकूक की पामाली नहीं होती क्या? होती है। अब वो पूछने की जिम्मेदारी कारपोरेटर्स की होती है। यहाँ कारपोरेटर्स ऐसे हैं कि कोई पूछता नहीं। अच्छा, तो कारपोरेटर्स तो इनकी ना पूछने की वजह से भी नहीं, तो मुझे बताइए ये बंद होने की वजह, कि अब तक ना होने की वजह क्या है? तो कारपोरेटर्स दबाव नहीं बना सके। कैसे? पूछ नहीं सके। अब मैं आपको एक चीज और बोल दूँ आपको कि ये दावणगेरे साउथ में सेंटर रोड माना जाता है आपका चामराजपेट। अच्छा। जो यहाँ से वो समझिए कि मस्तान साहब नाले तक पे आता है, तो वो रोड जो है आपको क्लियर एक बस जाने, एक लारी जाने के लायक नहीं है। कहाँ? अहमदनगर, आजाद नगर का मामला है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, बहुत तंग मामला है। बिल्कुल। सिर्फ वो एक रास्ता आप क्लियर नहीं कर रहे। ये कुछ काम ऐसे हैं, ये हेगड़े नगर का शिफ्ट होना, वो रास्ते की चौड़ाई होना, फिर सिर्फ वो चौड़ाई हो गई तो वहाँ कमर्शियल प्लेस हो जाता वो। बिल्कुल कमर्शियल। पार्किंग के लिए जगह मिल गई तो बेहतरीन कमर्शियल प्लेस होता है। एक और सवाल आपसे, बोलिए। आपको दावणगेरे जुनूब से अपना उम्मीदवार अगर कांग्रेस पार्टी बनाती है तो क्या यहाँ पर मौजूद दीगर तबकात के वोट आपको मिल सकते हैं? इस बात का आपको किस हद तक एतमाद है? मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद जो भी मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं दावणगेरे में, मुस्लिम वोट के साथ
मुस्लिम दूसरे तबका जितने की भी मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं दावनगेरा में, उन सबसे ज्यादा मुझे उम्मीद है दीगर तबकात के वोट, दीगर तबकात के वोट की। अच्छा, उसकी वजह ये है हाँ, कि मैं मुरमुरा भट्टी से ताल्लुक रखने वाला हूँ। मेरे बाप दावनगेरा में इसके फाउंडर, अच्छा, मुरमुरा भट्टी के। मुरमुरा भट्टी के। मुरमुरा को धान की जरूरत पड़ती है, तो धान का कारोबार जो है ज्यादातर गैर मुस्लिम ही करते हैं, दीगर तबकात के लोग। उनसे हमारे मरासिम बहुत पुराने, 60 साल से भी ज्यादा का अर्सा है। इसके अलावा जो है मेरे वालिद एक ऐसा इमेज बनाए हुए थे कि गैर मुस्लिम के छोटे छोटे घरेलू मामला उनके पास आते थे। अच्छा, गैर मुस्लिमों के उनके अपने घरेलू मामलात के हल के लिए आपके वालिद के पास आते जी थे। हाँ। तो इतने गहरे मनासिब थे आपके, और वो उस तरह के ताल्लुकात थे, और उन लोगों को ये भरोसा था कि ये आदमी ईमानदार है, सही है, अच्छा, सही ये हक फैसला। बात करता, सही फैसला करता। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको हैरान तो इस बुनियाद पर आपको मुसलमानों के साथ साथ दीगर तबकात के वोट मिलने की और ज्यादा उनके तवक्को है। अलावा सिर्फ उस बुनियाद पर नहीं, मैंने खुद भी जो है उसकी कोशिश उनकी नशोनुमा की है, नहीं, उन नजरियात की। बाकायदा मेरे मरासिम जो है गैर मुस्लिमों से आज भी अच्छे हैं। आप खुद सर्वे करके देख सकते हैं। अच्छा। किसी भी तबके में, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, बैकवर्ड क्लासेस हो, इवन क्रिश्चियंस हो, वो भी मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ आपको दावे के साथ, किसी भी चर्च में जाके फादर से आप पूछ लीजिए कि आप जानते किसे है मुस्लिम पॉलिटिशियन को, या कोई यहाँ आता भी है या नहीं। तो आपके ताल्लुकात वहां तक भी हैं जी, हर तबके से आपके ताल्लुकात। क्योंकि मैं सिवाय असेंबली लड़ने के कोई और सोचता नहीं। इवन मैंने कभी एमएलए सीट के लिए टिकट को एप्लीकेशन नहीं दिया किसी चेयरमैन के। तो आपका नजरिया है एमएलए टिकट। उसकी वजह है, हाँ। उसकी वजह ये है कि देखिए, आप फ्रंट डोर से जाएंगे तो आपके लिए लीडरशिप का मौका बहुत ज्यादा। अच्छा, एक भी आदमी बहुत काम कर सकता है। हाँ। इस वक्त पार्लियामेंट में साउथ इंडिया का एक बड़ा नुमाइंदा असदुद्दीन अवैसी, सिर्फ एक आदमी, लेकिन पार्लियामेंट में जब बोलता है तो पूरा हंगामा खड़ा होता है, पूरा हिंदुस्तान उसकी तरफ मुतवज्जा हो। बिल्कुल। और इतना अच्छा बोलने वाला शायद ही कोई हो। एक मेरे इब्तदाई दौर में थे इब्राहिम सुलेमान सेठ और बनात वाला। अच्छा। बनात वाला साहब को और उनको जो है कई बार बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड्स भी मिलते थे। क्या टेक्निकली कितने परफेक्ट अल्फाज इस्तेमाल करके अदब को मलहूज रखते हुए जिस शाइस्तगी से वो अपना दावा पेश करते थे वो काबिल तारीफ। लेकिन उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए आज असदुद्दीन अवैसी, एक दो आदमी से काम चलने वाला नहीं है इस कौम का। सही। इस कौम में हर जगह काम के काबिल लोग होने चाहिए। देखिए, मैं आपको इसके लिए एक मिसाल ले देता हूँ। हिजाब का मसला, इसे मुसलमान चाहते हैं तो निचली सतह पर ही खत्म कर सकते हैं, ऊपर ले जाने से पहले ही खत्म कर कॉलेज के हद तक। एक कॉलेज का मामला था, 7 लड़कियों की बात थी, उसे किसी तरह से वहां रवादारी के साथ बात करके वो वहीं दबाया जा सकता था, खत्म किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन नहीं, गलत फैसला हुआ, स्टेट भर में एहतजाज हुआ, वो जाके हिंदुस्तानी कौमी सतह पे ना बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर तक चला गया। उसका नुकसान हुआ, कोर्ट में तक हम वो मुकदमा हारे, क्योंकि हार नहीं सकते। आज की अदालतें जो है हमें कुछ गलत फैसले भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद का फैसला भी शामिल है। ये दलील है इस बात के लिए। तो हमें चाहिए दूरअंदेशी के साथ, समझदारी से, सब्र और तहम्मुल के साथ सही फैसला लेने की काबिलियत रखने वाले सियासत में आए। बिल्कुल। उससे कौम को बड़ा फायदा होगा। आप ज्यादा बोलने के बजाय, सीएम इब्राहिम साहब बहुत बोलते हैं, हाँ, ज्यादा बोलने के बजाय कम बोले, लेकिन चुनिंदा अल्फाज बोलेंगे तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। बिल्कुल। इस वक्त हिंदुस्तान की बात पे हम क्यों जाएं, मैं उस हद तक का आदमी हूँ नहीं, मेरा खत उतना ऊंचा नहीं है। मैं सिर्फ रियासत की हद तक बात करूंगा या जिले की हद तक बात करूंगा। तो हमें जो है, अब देखिए, कर्नाटका से एक नारा गया लव जहाद का। हाँ। ये कर्नाटक से शुरू हुआ नारा। हाँ, यहीं से शुरू हुआ। श्री राम सेना की तरफ से गया, हिंदुस्तान भर में गूंज रहा है। उसी तरह से हिजाब का मामला कर्नाटक से गया, पूरे आलमी सतह पर हुए। इन चीजों को असेंबली में बेहतरीन ढंग से पेश करने का एक नाम आप दे सकते हैं मुझे? इसने इस मामले की अच्छी पैरवी की है।
अगर हम लोग उस सिमत में काम करने की एक जिम्मेदारी को निभाएंगे तो कौम का टेंशन कम होगा। बिल्कुल। एक फायदा। दूसरा, मैं आपको दूसरी पहलू, ये एक पहलू हो गया, आप दूसरा पहलू देखो। इस वक्त बेरोजगारी का मसला है कौम के सामने, उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है और हुकूमत भी जिम्मेदार है। हुकूमत अपना दामन नहीं बचा सकती। नहीं, हुकूमत जिम्मेदार है। अब इस मसले को हल करना किसकी जिम्मेदारी? हमारी। हाँ, हमारी खुद की भी है और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनको करना चाहिए इस मामले में। अगर आज नहीं करेंगे तो कल का दिन बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल। इसलिए कि कर्नाटका ही वो रियासत है जहां पर आपको, ये भी इसकी इब्तिदा यहीं से कि मंदिरों के पास दुकान लगाने से रोकने का नारा यहाँ शुरू हुआ, कर्नाटक से शुरू हुआ। जात्रे मेलों में दुकान, मुसलमानों को दुकान लगाने से रोका गया। तो ये चीजें यहाँ से शुरू हुई। सोशल बाइकाट का नारा भी यहाँ से निकला है। अगर सोशल बाइकाट हो जाता है तो सोचिए आप, सिर्फ उसकी कल्पना करके देखिए, आप जो है परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इसका हल तो है। इसका तदारुक करने के लिए मुस्लिम नुमाइंदों को सामने आकर बढ़ चढ़कर काम करना, सामने आकर की बस सिर्फ सामने आकर नहीं, इस जिम्मेदारी को कबूल करते हुए। बिल्कुल। हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे कुछ करना चाहिए और मैं करूंगा, मेरे पास ये सोच है। अगर मेरे पास उसके लिए कोई तदारुक, कोई हल नहीं है, तो उसे चाहिए कि दानिश्वरान कौम को मदो जमा करे, उनसे मशवरा तलब करे कि इस मसले का हल क्या है, आप मुझे इसका हल बताइए, उसका इम्प्लीमेंट मैं करूंगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के अंदर वो सोच नहीं है तो भी है, कौम के पास नायाब हीरे हैं, मालूमात का खजाना है। मैं आपको एक चीज और बता दूं आज कि मैसूर की एक लड़की है, 8 साल की उम्र, रिफा तस्कीन, 7 साल की उम्र में उसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम शामिल कर 7 साल की उम्र, छोटी सी उम्र, छोटे हर व्हीकल उसने चला करके प्लेन भी सही। 2 व्हील बाइसिकल से लेकर 2 व्हीलर मोटरसाइकिल, कार, लारी, बस, ट्रेन, प्लेन। कितने काबिलियत है उस लड़की में। और वो रिकॉर्ड करती है 7 साल की उम्र में। प्लेन हालांकि 7 साल की उम्र में उसने चलाया नहीं है, लेकिन 7 साल के बाद उसने चलाया है। वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र में चलाने का। अब सोचिए आप, कितना टैलेंट है हमारे पास, कितना टैलेंट है, लेकिन बस इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। कहाँ। अब हम ये जो है स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, मैं आपको एक बात बोल दूं, आपके पास वक्त है तो सुन लीजिए। मुझे बीदर में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई हाल ही में, जहां मुझे बुलाया गया और मैं गया। तो वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जो सब्जेक्ट दिया गया था वो ये था कि ज़कात और औक़ाफ़, वक्फ की मिल्कियत को बचाना होगा। 6 लाख एकड़ जमीन है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसके ऊपर कब्जा हो गया, वो ये रोना जो है चलता रहा, सुनता। 1000 एकड़ सिर्फ बिदर में है, 7,300 एकड़ जमीन जो है हैदराबाद से तन्हा हैदराबाद शहर में है। एयरपोर्ट के लिए 1000 एकड़ हाल ही में चीफ मिनिस्टर ने दे दिया, वक्फ की जमीन। ये इस तरह के शिकायतें, बस मैं सब सुना। आखिर में मुझे जब बोलने की नौबत आई तो मैंने कहा कि देखिए, ज़कात के ताल्लुक से आप बोले, औक़ाफ़ के ताल्लुक से बोले। ज़कात के ताल्लुक से बोले कि ज़कात इतने करोड़ रुपए हो जाते हैं, अगर एक जगह जमा होकर के लगा दिया गए तो सारे मसाइल हल होते हैं। ये तमाम चीजें जो है प्रैक्टिकल के नहीं है, ज़बानी जमा खर्च, ये सुनने के लिए अच्छे हैं। हमारे पास ये एक हाथ ऐसा नहीं है जिसके हाथ में ये देंगे तो महफूज रहेगा। अच्छा, ये कमी है। किस पर करेंगे एतमाद? अब कौन सी अंजुमन है? इसलिए उस बहस में ना जाए। और आवाम भी ये जानते हैं, और किसी और के हाथ में ज़कात का पैसा देने के लिए वो तैयार नहीं। अपने रिश्तेदार में गरीब है जैसे तकसीम कर लेते हैं, करके वो चलता है। आप उस तरफ न जाए जब तक कि हमारे पास अमानतदार अंजुमन नहीं बन जाती, तब तक उसकी तरफ आप बराए मेहरबानी ज़कात के ताल्लुक से बात न करें।
उसके ताल्लुक से बहस करना जरूरी नहीं। रही औकाफ की बात, औकाफ के लिए तुम्हें अब इस वक्त गिले शिकवे करने के बजाय तुम्हारे सामने एक सबसे बड़ा और खतरनाक मामला आने वाला है। इसकी आवाज भी कर्नाटक से शुरू हुई है। कौन सी? कि उर्दू स्कूल्स को खत्म कर देना चाहिए, कन्नड़ा में जम करना चाहिए, एक नारा आया। उसके नेक्स्ट ही उसी शख्स के जरिए से एक और नारा आया कि वक्फ एक्ट को ही अबालिश कर दिया जाए। ये सुना होगा। अगर वक्फ एक्ट खत्म हो जाता है और इसे दोबारा, हालांकि ये पहले निकल के आया मुजराई इलाके से, पहले ये मुजराई इलाके में जम था, अब उसी की वजह से गाला पहाड़ का मसला, मुजराई इलाके की प्रॉपर्टी बोल के वहां का मुजाफिर बोल दिया, उसके बाद 200 एकड़ जमीन उसने बेचकर खा लिया और सारा मामला जो है धर्म भरम हो गया। अब उसी तरह से मुजराई इलाका, वक्फ एक्ट खत्म होकर के मुजराई इलाके में चले जाती है तो आप कौन सी प्रॉपर्टी बचा पाएंगे? नहीं, सब मुश्किल में हो जाएगा। तो हमें इस वक्त मुकाबला करना है उसके लिए, और एक ऐसे कानून को लाना है जो हमारी तमाम प्रॉपर्टीज हम खुद उसकी हिफाजत कर पाए। अब उसके लिए मैं आपको एक दलील मिसाल दे देता हूँ। चित्तौड़गढ़ में हमारे काबिल दोस्त हैं सादिक, एडवोकेट सादिक, वो जिस मस्जिद के मुतवल्ली थे वो मस्जिद आजम है, और उन्होंने मस्जिद आजम परफेक्ट बाहर तो उसे वक्फ के अंडर से निकाल दिया। मस्जिद वक्फ बोर्ड में नहीं है, वक्फ वाले क्लेम नहीं कर सकते, इस तरह से कर लिया उन्होंने। करके कहा उन्होंने कि आप अगर अपनी प्रॉपर्टी बचाना चाहते हैं तो बचा लो, वरना ये सब जो है गवर्नमेंट की मिल्कियत हो जाएंगी, मुजराई इलाके में जाएंगे, फिर उसके बाद मामला खत्म। तो अब इसके बारे में हमें सोचना होगा कि अब आने वाली गवर्नमेंट के सामने हम कौन सी मांग रखें। मैं इंशाल्लाह 14 तारीख को बेंगलोर जा रहा हूँ, लीडर से मुलाकात करूंगा। 15 तारीख को मीटिंग भी है उनकी, जो भी है मामला, लेकिन कहीं तो इस पर डिस्कस होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, इन तमाम मामला पर कहीं ना कहीं डिस्कस की जरूरत है। हमें मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरपर्सन है एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वर, वो इंसान दोस्त आदमी है। अच्छा। दलित है, दलित होने की निस्बत से उनके अंदर मुसलमानों से एक पर्सनल लगाव है, तो वो समझ पाते हैं हमारी बातों को। अब उनके सामने, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा हद उतना ऊंचा नहीं है कि मैं कह दूं कि आई एम द लीडर ऑफ द कम्युनिटी, यू हैव टू ओबे दिस टेबल पर रखने की। तो इसके लिए एक मीटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। मैनिफेस्टो बनने से पहले मैनिफेस्टो में इन चीजों को हमारे क्या मांगे, तो क्या मांगे करनी चाहिए। जैसे एजुकेशन का मसला है हमारा, वक्फ का मसला है, जी वक्फ का मसला है, एजुकेशन का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, सोशल मार्केट फंस कर रहे हैं हमें। तो मैं इकोनॉमिकल कंडीशन हमारे सुधारने के लिए फिर वक्त वो जो है क्या KMDC का फंड्स कम कर डाली। अब तुम्हें KMDC के फंड्स के लिए, मैं तो एक चीज और बोल देता हूँ, KMDC के फंड्स का मामला जो है वो माइनॉरिटीज के लिए है। कोई दूसरा इदारा ऐसा बनाया जाए जो सिर्फ मुसलमानों को फंड करता हो। अच्छा। उसके लिए वहां जो है आप ऐसा इंतजाम करें कि वो श्योरिटी का मामला रखे, अनसिक्योर्ड लोन न दे, अनसिक्योर्ड न दे, सिक्योर्ड दे। हम नहीं चाहते कि रिकवरी हो करके, रिकवरी हुए बगैर बंद नहीं होना। अच्छा, रिकवरी भी होना चाहिए, लोगों की मदद भी होना, वापस पैसा भी एक बार उसकी फंडिंग हो गई तो दोबारा की परेशानी नहीं होती, वो चलता रहता। अच्छा, बिल्कुल सही। अब जैसा वो KMDC को, वक्फ बोर्ड को अब बार हर साल ग्रांट देना पड़ता है, उस तरह का मामला यहाँ नहीं होता। एक बैंक की तरह से वो चलता रहे, एक मरतबा इन्वेस्टमेंट करना, फिर रिकवरी करना, फिर दूसरों को दे देना। अच्छा, बहुत सारी बेहतर मालूमात आपसे यहाँ पर से कौम को पहुँच रही है। आपसे एक और सवाल है, अगर पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया और आप इस हल्के से कामयाब होकर MLA बन गए, तो इस हल्के की तरक्की के मुताल्लिक आपके पास क्या मंसूबे हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया आपका। अच्छा। देखिए, हर शख्स को अपने मुस्तकबिल के लिए और अपनी तरक्की के लिए कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई मंसूबे होने चाहिए। अब यहाँ जो है MLA बनेगा वो कौम का नुमाइंदा होगा, बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी पूरी कौम की तरक्की के लिए क्या करना है, वो उसके पास कम से कम सोच होनी चाहिए। अच्छा, कागजी सतह पर न सही, उसके पास। तो
इससे पहले कि मैं उस पहलू पर बात करूं, क्योंकि वो बहुत तफसील हो जाती है, मैं आपको एक चीज बताना बहुत ज्यादा बेहतर समझता हूं कि तरक्की के कामों के लिए एक कमिटमेंट का होना जरूरी है। किसी भी शख्स के लिए मैं करके रहूंगा, नामुमकिन काम भी हो जाएगा अगर कमिटमेंट, चैलेंज को कबूल करना होना, ये काम मैं करूंगा। ये इस तरह की बात होती है तो काम होता है, जब काम के नतीजे को पहुंचता। तो मैं इलेक्शन जीतना मेरे लिए कमिटमेंट, मैं जीत के रहूंगा। आप पूछ सकते हैं मुझे आप कैसे दावा करेंगे, तो मैं सबसे पहले तो बता दूं कि मेरे मरासिम गैर मुस्लिम अहबाब से, दीगर अवाम से बहुत बेहतर। नंबर 2, मुझे इलेक्शन का तजुर्बा है। अब तजुर्बा है पिछले की बनिस्बत। 40 साल से मैं लगातार इलेक्शन करते आया हूँ। शंकरप्पा का इलेक्शन किया, वो किया, ये करते आया हूँ। मैं खुद भी लड़ा हूँ, क्योंकि मैं खुद लड़ा हूँ, वो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, वो मुझे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। मुझे एक्सपीरियंस होता तो तब का इलेक्शन ही में जीत जाता। मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, छोटी सी उम्र थी, हार गया था मैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मुझे तजुर्बा है। अब तजुर्बा है। इसके अलावा जो है, मैं जिस वक्त इलेक्शन लड़ा था उस वक्त 1,03,000 टोटल वोटर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे हल्के से, सिर्फ 1,03,000, और उसमें 22,300 मुस्लिम वोट। 22,300 छोटी तादाद थी, इसमें भी मैं जीत के लिए कोशा रहा और 18,000 के आसपास मैंने वोट लिए। 22,000 में 18,000 के क्या मायने होते हैं, आप अंदाजा करो कितने परसेंट वोट होता है। 90% की बात। जब 90% की बात होती है तो क्या 95-100% मुसलमानों ने वोट पोल किया था? नहीं। तो फिर किसने लिया था? दीगर कौम ने भी आपको वोट दिया। जी बिल्कुल सही समझे। आज की डेट में न सिर्फ गैर मुस्लिम अहबाब के वोट के अलावा मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की जो खूबी है वो मेरे अंदर अता है अल्लाह। अच्छा, अल्लाह की अता है। मैं उनके अंदर उस जज्बे को उभार सकता हूँ, वरना आप देख रहे हैं 45%, 50%, 55%, 60%, 65% खत्म शुरू। इलेक्शन में पोलिंग खत्म। इससे आगे जाते हुए आपके पास नजदीक में कोई आंकड़े हैं तो मुझे बताइए। मैं अगर इलेक्शन लड़ूंगा तो इंशाअल्लाह आप 75% देखेंगे नहीं, 75% के ऊपर जाएगा। उसकी वजह यह है कि लोगों में एक उम्मीद बनेगी कि ये आदमी जीतेगा तो हमारे बच्चों के तब्दीलियां हो सकती है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करेगा, उन्हें एक उम्मीद बन जाएगी। ज्यादा कुछ ना कर पाए लेकिन कम से कम हमारा एक बेहतर नुमाइंदे की हैसियत से इस एतबार से तो हमें पहचाना जाएगा। हमें शर्मिंदगी नहीं होगी, बल्कि इसके हमने बेहतर आदमी को चुना, फख्र महसूस होगा कि हमने सही आदमी को चुना, बेहतर आदमी को चुना। और मैं जो है, चूंकि इस बार मैंने बताया आपको 22,300 वोट में मैं जीत के करीब पहुंच सकता हूं, तो आज 80,000 के आसपास हो, 4 गुना लगभग। हाँ, तो मेरी जीतने के इम्कानात आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि मेरा दावा किस हद तक चाहिए। मैंने पार्टी के लीडर से भी कहा, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि वहां जनता दल कैंडिडेट भी आएगा। तो मैंने कहा कि सिर्फ जनता दल नहीं है, कोई SDPI भी है, SDPI का भी है, MIM का भी है, कोई बात नहीं। इसके बावजूद हम लोग उसे मैनेज करेंगे, आप उसकी फिक्र छोड़िए, हम लोग जो है उसको मैनेज करेंगे, आप फिक्र ना करें। देखिए, कोई शख्स मानने के लिए कुछ अंदाज हमें अपनाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मनाने के लिए आपके मिजाज के मुताबिक मुझे अपनी कुछ न कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले तो इंकसारी होनी चाहिए, जिससे वो नरम पड़ जाए। फिर उसके बाद उसके जो भी मैनेजमेंट काम आसान हो जाता है। आसान। तो अब अगर इस मर्तबा जो तवक्का रखे हुए हैं कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी से टिकट के, इनमें से अगर किसी भी मुसलमान को टिकट ना मिला तो इस इंतखाब में आप सबका क्या रोल रहेगा? देखिए, मैं कोई भी फैसला कुछ भी क्यों ना करता हूं, मैं दामनगरा साउथ में नहीं रहूंगा जी। दामनगरा साउथ में नहीं रहूंगा मतलब मैं दामनगरा साउथ से बाहर चला जाऊंगा। मुझे दामनगरा साउथ में काम करना नहीं है, मुझे शर्मिंदगी आएगी लोगों के सामने जाने से। अच्छा अच्छा।
इसके अलावा मैंने मन बना लिया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को इस बार किसी तरह से हासिल करना है। अगर नहीं कर पाए तो क्या मुंह लेकर जाएंगे हम लोगों के सामने। तो कॉन्स्टिट्यूंसी खाली कर देंगे आप? मैं कॉन्स्टिट्यूंसी खाली कर दूंगा। तो ये आपका फैसला है? जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल अच्छी बात है। एक और सवाल आपसे जी। तो आप हमारे YouTube चैनल के जरिए, जनता की पुकार के जरिए आप दावणगेरे साउथ की वोटर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे और पार्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस इंतखाब के मामले में? देखिए, दावणगेरा साउथ के वोटर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि आपके सामने एक मौका है खुद जीतने का। मेरी जीत, आपकी जीत। आपकी जीत। आपको खुद जीतने का मौका है, इस मौके से फायदा उठाइए। दूसरी बात, आपने इससे पहले एक अच्छा सवाल किया था कि आप क्या करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। मैंने वो दूसरे पहलू को बताया। चलिए, लगे हाथों से भी बता दूँ। अच्छा, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स के एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स जो भी हैं इसका सर्वे करूँगा। अच्छा। दावणगेरे साउथ असेंबली सेगमेंट में जो भी मामलात हैं, जो भी मुश्किलात हैं, तमाम का सर्वे। उसके बाद मैं खुद एनालिसिस करूंगा कि इन मसाइल को कैसे हल किया जाए बिला तफरीक मजहबों में। अब उसमें किस हद तक मैं काम कर पाऊंगा ये अलग बात है। लेकिन मैं एक ऐसा डेटा बना करके रखूंगा, जो भी आए उस पर बात करके अपने आसानी से आगे काम चलता रहे। मैं खुद करूं ऐसा नहीं है, वो कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे आप कि काम खुद बहुत चलता रहे न बने। उसके बाद चूंकि मेरी अपनी बिरादरी बेहिसाब मसाइल में घिरी हुई, बिल्कुल सबके लिए काम करूंगा, ये मेरा वादा है। मगर स्पेशली यहाँ अपनी बिरादरी का मामला है तो मैं ये कहूंगा कि उनके, अब मैं जिस ग्रुप से आता हूँ मुरमुरा भट्टी वालों का है, तो मैं सबसे पहले आज की डेट आप जाकर के अंदाजा कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी है भट्टी वाली, मेरी अपनी मुरमुरा भट्टी वाली। अब मेरा फर्ज बनता है कि उनको परेशानी से निकालें। मैं वादा करता हूं कि मैं उनको परेशानी से निकालूंगा। वो इसलिए कर रहा हूं कि मैं जानता, मेरा अपना धंधा है, वो उसे क्या करने से ये उसके क्या मसाइल हैं आपसे ज्यादा कोई दूसरा जानता है। मेरा अपना मामला है, अगर मैं खुद इसे हल नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो मैं उनसे वादा करता हूं कि उनकी परेशानियों को मैं दूर करूंगा। उसके बाद मुस्लिम बिरादरी के जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जैसे वर्कशॉप का मामला है, गैरेज का मामला है, फ्रूट मर्चेंट्स है, ट्रांसपोर्ट वाले, मैकेनिक, जो कुछ भी है, ये हमारे प्रोफेशनल पुश्तौनी धंधे हैं। तो मैं इन तमाम को रिहैबिलिटेट, दोबारा से इसे तकवीत दूंगा और उसे मजबूत बनाऊंगा, तमाम को, एक नहीं सबको। तब अब आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोटा तरीकेकार है। मिसाल के तौर पर दावणगेरा में 250 पर 7 वर्कशॉप है मुसलमानों की। आप पूछ सकते हैं इकबाल साहब आप कैसे कहते हैं, तो मैंने खुद सर्वे कराया था। मैं 40 साल से ऐसे ही नहीं बैठा हूँ घर में, काम करते ही नहीं। जो मुझे करने के लिए मौका मिलता है मैंने कुछ ना कुछ किया है, और जानकारी के लिए मेहनत की है। ये लगातार प्रोसेस, कंटिन्यू प्रोसेस मेरा फर्ज समझ करके मैं करता है। 250 पर 7 वर्कशॉप्स हैं। एक भी वर्कशॉप मुसलमानों का बड़ा नहीं है जहां पर हर तरह का काम हो सकता हो। ये सब अपना काम लेकर के वो बड़े वर्कशॉप वगैरह के हैं, उनके पास जाते हैं, जा करके करवा के ला करके ये मैनेज कर फिटिंग वगैरह करके देते हैं। आज सबसे ज्यादा परेशानी ये दावणगेरा के वर्कशॉप। परेशानी की वजह ये थी कि अब मैं छोटी चीज आपको बोल देता हूँ, गोदरेज, ये जो कुछ भी अलमारी है, पलंग है, ये जो कुछ भी बन रहा है, और दावणगेरा में जो बना रहे हैं हमारे अपनी बिरादरी, वो हुबली को कॉम्पीट नहीं कर सकते। हुबली में काम अच्छा ज्यादा है। अब क्या खूबी हो सकती है उसकी, वहां पर वर्कशॉप बड़े ही तमाम वसाइल हैं उनके पास। मैं खुद हुबली गया था साहब, मैंने वो भी देखा है, वो कुछ भी नहीं है साहब। बड़ा वर्कशॉप का जो मामला है वो भी वहां भी गैरों के हाथ में हो, ये क्या मुसलमानों के हाथ में नहीं है। तो वो जो है इतना पतला तकत यूज करती कि इनको मिलता भी नहीं, और जो है बिल्कुल
इतनी कम कीमत में वो देते हैं दामगिरा को, इनसे माल कोई भी शोरूम वाला लेने को तैयार नहीं। वो जिस कीमत पर देते हैं वो कीमत पर इनके हाथ से लेने नहीं होता। अब वही माल इनको मिला तो ये भी करेंगे। अब यहाँ की मजबूरी ये है, यहाँ उन दामगिरा में उनको वो माल नहीं मिलता है, नहीं मिलता, समझ रहे हैं आप। ऐसा कोई एक डीलर हो गया तो काम खत्म। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। सही। इसके अलावा आप इस पर बहुत बारीकी से गौर करें। बाकायदा हर एक मुसलमानों के हर पेशे के ताल्लुक से अब अगर बड़ा वर्कशॉप बना देंगे आप, वहां से आपको सर्विस मोटिवेटेड वर्क, खिदमत के तौर पर, भाई तुम जो भी आओ काम करके ले जा सकते हो, इस तरह का मामला हमको ज्यादा कमाने के लिए नहीं, ज्यादा मुनाफे की जरूरत नहीं है, मैनेज करने के लिए और जितना होता है उस हिसाब से अगर एक बड़ा वर्कशॉप बना देंगे तो तमाम जो है किसी भी चीज को बीट करेंगे, किसी भी बाजार के किसी भी कंपटीशन का सामना करेंगे। बिल्कुल हो गई बात। दो बिजनेस आपके सामने आ गए। इसके अलावा देखिए जितने भी बिजनेसेस हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं हर एक चीज का बारीकी से जायजा ले चुका हूँ, किसके लिए क्या करना है, किसे क्या करने से क्या होता है। फ्रूट का धंधा सिवाय मुसलमानों के किसी और का मामला नहीं था, लेकिन फ्रूट मर्चेंट का मामला ये है कि इनकी एक बुरी बात इनके अंदर ये है कि छोटी सी छोटी कार्रवाई के लिए बड़े बड़े पैसे खर्च करते हैं और वो पैसा इनके पास नहीं है तो जाकर के बड़े बड़े इंटरेस्ट पे पैसे लाते हैं। थोड़ा इस पर ज्यादा रोशनी डालें। बड़े ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट, मीटर बड्डी के पैसे ला करके ये खतना करवाने का मिजाज रखते हैं। ऐसे छोटे छोटे रस्म रिवाज को अदा करने के लिए मीटर बड्डी के पैसे ला करके करते हैं। तो अब ये तरक्की तो वहां पर बदहाल हो रहे हैं। तो इनके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है साहब। इन्वेस्टमेंट किसी के पास है तो वो घर सजाने में लगा देता है, कारोबार सजाने के बजाय घर सजाने में लगाता है। जहां काम करना चाहिए वहां पर नहीं करते। तो ये मिजाज जो है उनको नुकसान पहुंचा रहा है। ये तीसरा आपके पास गया, उसके लिए भी मेरे पास हल है, मैं कर सकता हूँ, करूंगा भी इंशाअल्लाह। अच्छी बात। फिर उसके बाद हमारी बिरादरी आती है ट्रांसपोर्ट लेके, वो बहुत बुरी हालत है पूरे हिंदुस्तानी सतह पर, इसके लिए मुसलमान परेशान है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एक बार जो है रजवी साहब IAS ऑफिसर थे जो कि माइनॉरिटी कमीशन के सेक्रेटरी थे, SNH रजवी बोलते। तो मैं उनके पास गया, जा करके उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया। मेरा रिप्रेजेंटेशन आप हैरान होंगे। तो मैंने क्या किया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का पूरा काम मुसलमानों को देना चाहिए, ये मेरी मांग थी। रिप्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने सवाल पैदा किया, क्यों भाई मुसलमानों ही को क्यों दिया जाए, पूरा काम मुसलमानों को ही क्यों दिया जाए। तो मैंने कहा कि साहब ये सफाई कर्मचारी जो होते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, सिर्फ दलितों को क्यों दिया जाता है साहब? क्या दलितों को देना ऐसा कोई कानून लिखा हुआ है कि नहीं? तो फिर क्यों देते हैं? अब वो करते हैं इसलिए देते। तो हम भी ट्रांसपोर्ट का पूरा काम वर्कशॉप, गैरेज में, मैकेनिक में, ड्राइवर में, ओनर में, सब यही देना है ना साहब, सब यही समाज करता है। तो फिर हमें दे लो साहब, समझ रहे हैं? तब पहली बार वो जो है अपना चश्मा निकाल करके इस तरह से लगा करके अपने आदमी को बुला करके बताते हैं कि देखो किस तरह का सवाल पैदा किया है। वाह भाई, हम ये होता नहीं होता मालूम नहीं, कोशिश तो करिए। आपके लिए जो है पहले हम हेड ऑफ आपको सल्यूट करते हैं, कम से कम ये सोच है। अच्छा। वो जो नहीं हुआ होगा नहीं, वो अलग है। लेकिन अगर उस तरह की बातें होती हैं तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जितने ड्राइवर्स हैं आपके होंगे, मैकेनिक्स गवर्नमेंट लेती तो आपके लेंगे। इस तरह का मामला हो कि आपको रोजगार का मसला है। बिल्कुल। और इसके अलावा आप जो है ट्रांसपोर्ट का मसला ऐसा है कि देखिए सिवाय मुसलमानों के कोई पुरानी गाड़ी चला नहीं सकता। पुरानी गाड़ी, नई गाड़ी तो कोई भी चला लेता। पुरानी गाड़ी का मसला क्योंकि टेढ़ा इसलिए है कि उसकी मैकेनिज्म को जानने वाला चाहिए, और ये अल्लाह की देन है, टेक्निकल माइंड मुसलमानों के पास। ये कुछ भी नहीं जानता हो तब भी थोड़ी देर देख करके भी कुछ ना कुछ करेगा, तो वो पुरानी गाड़ी खुद रिपेयरिंग करके चलाएगा और वो सलाहियत इस कौम में है। लेकिन उसके लिए मसला ये है कि उसके पास वो ट्रांसपोर्ट खरीदने की सकत नहीं है, माली एतबार से बिल्कुल कमजोर है। उसके लिए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये जितने भी फंड्स हैं आप क्रेडिट देने वाले, तो उस तरह से हमारा कोई इदारा हो सकता है उनकी मदद के लिए। बिल्कुल। अगर ये खो गया तो उनका प्रॉब्लम था, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बड़ा अजीब इंटरेस्ट है, फ्लैट इंटरेस्ट, कट ऑफ नहीं है ना, आप जानते हैं। बिल्कुल।
तो ये कट ऑफ इंटरेस्ट का एक इंस्टीट्यूशन आप बना लेंगे तो बस है उनके लिए आसानी हो जाती है। तो इस तरह की हमारी एक सोच, इस आप मुसलमान जो भी काम करते हैं आप बोलिए, मैं उसके लिए उसका हल बोलूंगा, क्या करने से इसका हल हो सकता है। बहरहाल मैंने आपके सामने जितने भी रखे हैं मामला, मैं समझता हूँ कि आप मुतमईन होंगे इस मामले से कि ये करने से कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत तजुर्बा है और आप इस हल्के में तमाम लोगों के बहुत बारीकी से जायजात लिए हैं, जब भी तो आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म है। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप अगर इस हल्के से बतौर MLA मुंतखब हुए तो यहाँ की अवाम के लिए बहुत सारी सहूलियात आपसे फराहम होंगी। ये थे हमारे साथ H मोहम्मद इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। आपने इजाज़त लेनी चाहिए, मैं आपको एक सवाल करते हुए अपनी एक और बात रख देना चाहता हूँ। आपसे मेरा सवाल ये, पहले सवाल आपसे कर लेता हूँ। सवाल ये है कि आपने जो कुछ सुना है, हर शख्स के दिमाग में कोई ना कोई आइडिया रखता है। आप चूंकि पब्लिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, तो आपके पास तो कुछ तो सोच होती। बराए मेहरबानी किसी भी मसले के हल के लिए आपके पास कोई पॉइंट आए तो बराए मेहरबानी मुझ तक पहुँचाए। इंशाअल्लाह मैं हुकूमत तक पहुँचाने की मुखलिसाना कोशिश करूँगा। बिल्कुल होता है नहीं होता है, बिल्कुल ये बात मैं इंशाअल्लाह राजी हूँ आपके साथ। मैं आपके लिए एक बात और बोल देता हूँ, 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिला। पहला शख्स मैं था जिसने मुसलमानों की रिजर्वेशन की मांग की थी। देवे गौड़ा दामगिर आए थे, तो उन्होंने मुझे पार्टी में आने की दावत दी, तो मैंने कंडीशन यही रखा कि रिजर्वेशन अगर मुसलमानों को देने की घोषणा आप घोषणा पत्र में करते हैं तो मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करूँ। तो 4% रिजर्वेशन मंजूर होगा। देवे गौड़ा ने कहा कि मैनिफेस्टो में नहीं ला सकता, मैं जबान देता हूँ कि मैं करूँगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अवाम को मना नहीं सकता, मैनिफेस्टो में होना चाहिए। हमारी आपकी पार्टी ना भी आए तब भी कांग्रेस पर दबाव बढ़ जाएगा। कोई और कर रहा है भाई, हम अगर नहीं करेंगे तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में खुद ब खुद आ जाता, बिल्कुल और काम हो जाएगा। तो बहरहाल वो वीरप्पा मोइली के टाइम पे 4% रिजर्वेशन आया, जाफर शरीफ इसके पीछे है, रहमान खान साहब उस वक्त माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन थे, तो उन्होंने अपने तौर पर एक सर्वे कराया था मुसलमानों का, सोशियो इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल सर्वे, आपको याद होगा। तो उसे बुनियाद बना करके काम किया गया। तो उसके बाद में मौका हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचे, तो वहाँ से बात है कि नहीं रिजर्वेशन होना जरूरी है। हालत है आ गया 4% रिजर्वेशन। देवे गौड़ा ने चूंकि बात दी, कहा था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दूंगा, तो उसने 1% रिजर्वेशन बढ़ाया, जबकि कोर्ट का फैसला ये था कि 50% क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब देवे गौड़ा की कमिटमेंट को सलाम करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उसने वहां रिजर्वेशन नहीं ढूंढा, बल्कि मुसलमानों के एक ऐसे तबके को निकाला जिसे नदाफ कहते हैं, बिंजार कहते हैं, मंसूरी कहते हैं, लोहार कहते हैं, फुलारी कहते हैं, सुनार कहते हैं, बड़ाई कहते हैं। इन लोगों को 1% SC के रिजर्वेशन में दिया उसने। सुन रहे 1%। उसमें जो है आपको ये नदाफ कम्युनिटी ज्यादा आपको अपॉइंटमेंट में नजर इसलिए आती है कि वो जो है कि आराम से बीट कर सकते हैं दलितों को। तो वही नतीजा है कि आज वो कम्युनिटी ज्यादातर रोजगार है लाइमलाइट में आती है। बिल्कुल ये सब होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह से काम को करने के कुछ तरीक़ेकार होते हैं। मैं बात को कब किस तरह से हुकूमत के सामने ला पाऊंगा या खुद भी मैं नहीं जानता। हालात आ गए तो बात सामने आ जाएगी। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आपके दिमाग में अगर कोई बात है या जब भी आए इंशाअल्लाह तो आप